Dear students, we have completed about the topic endomembrane system. We said that endomembrane system includes the four organelles which are ER, Golgi, lysosomes and vacuoles. So far, we have discussed about all these topics and their functions in detail. Now we are talking about those organelles which are not a part of endomembrane system. मतलब एक सेल के अंदर ऐसे भी कई ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका एक इंडिपेंडेंट फंक्शन ही होता है. ये ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है and they will be performing some different but a very important function within the cell. One of such organelle is mitochondria. ऐसा ही एक organelle है mitochondria जो independently function भी करता है और independently replicate होके double भी होता है. तो mitochondria एक ऐसा organelle है जिसे कहा जाता है semi autonomous. मतलब it has its own DNA, it has its own RNA, it has its own proteins, with the help of which it can divide, it can replicate and increase the number of mitochondria within the cell. So let us have a look on different characteristics of mitochondria. So mitochondria, it is a cell organelle which is known as the powerhouse of the cell, as it performs एरोबिक रेस्पिरेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस ऑर्गेनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria is called powerhouse of the cell because this is the organelle which is associated with synthesis of ATP, synthesis of adenosine triphosphate, which is the source of energy or you can say the storage form of energy. ये एनर्जी कब रिलीज होती है? तो ये एनर्जी रिलीज होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन मतलब जब सेल के अंदर हमारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज है या शुगर्स है, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी और यू कैन से ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ दीज सब्सटेंसेस. ऑक्सीडेटिव इसीलिए बिकॉज ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो कंपल्सरी रहता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन द सेल which will be the breakdown of the bonds will be liberating the energy and this energy will be liberated is stored in the form of ATP. तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. सिमिलरली एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है पर दैट हैपेंस इन द केस ऑफ द यीस्ट सेल्स जो बनाते हैं एज ए एंड प्रोडक्ट अल्कोहल. तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा और रिवाइज कर लीजिएगा दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन, इनके 3 स्टेप्स होते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. जो होता है ग्लाइकोलिसिस मतलब जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है टू पाइरुविक एसिड. दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड and this glucose is 6 carbon which dissociates into 2 molecules of 3 carbon pyruvic acid. तो ये स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. पर ये स्टेप कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोलिसिस इज द स्टेप which takes place in the cytoplasm. पर एरोबिक रेस्पिरेशन इस स्टेप पे खत्म नहीं होता. एरोबिक रेस्पिरेशन involves 2 more steps and these steps are known as Krebs cycle
and the another one that is oxidative phosphorylation. स्टूडेंट्स ये आपको सिर्फ अभी समझने के लिए है. यू विल बी स्टडिंग अ चैप्टर कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिस चैप्टर में ये पूरे ही प्रोसेसेस आप समझोगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, क्रेब्स कैसे होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है. तो ये तीनों प्रोसेसेस आप लेटर ऑन 11th स्टैंडर्ड में ही दूसरे चैप्टर में स्टडी करोगे. पर अभी के लिए हम ये क्यों लिख रहे हैं, वी आर मेंशनिंग क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिकॉज when these two steps will occur then only energy production can occur. मतलब ATP सिंथेसिस करने के लिए 3 स्टेप होते हैं. पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा. तब जाके ये ATP सिंथेसिस होगा और इसीलिए और इसमें से ये जो स्टेप्स हैं क्रेब्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों स्टेप्स कहां पे होते हैं? These two steps takes place in the mitochondria. So we are mentioning it over here that the step called Krebs cycle and the step of oxidative phosphorylation takes place in mitochondria, and so we are mentioning the 3 names over here. आप समझ रहे हैं? Aerobic respiration involves 3 steps: glycolysis, Krebs and oxidative phosphorylation. Out of them, glycolysis takes place in cytoplasm, but after which this pyruvic acid enters into mitochondria, and there its oxidation, that is there its breakdown is going to occur. Further breakdown of pyruvic acid takes place through Krebs cycle and oxidative phosphorylation, and these two mechanisms takes place in mitochondria, and therefore we say that the main process of aerobic respiration occurs in mitochondria, and so mitochondria is known as powerhouse of the cell. If we talk about the discovery of the mitochondria, so mitochondria was observed by the researcher Kolliker, and the term was given by मतलब mitochondria word was बेंडा. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, मतलब जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, दैट वाज कॉलिकर, and the term mitochondria, the word mitochondria, that was given by the researcher called Benda. So again, this is only informative. You don't need to remember the researchers every time, but if you can remember, that will be fun. अगर हम आगे बात करते हैं about the mitochondria, तो mitochondria can be stained by Janus green and observed in electron microscope. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो समटाइम्स इन एक्सपेरिमेंट्स वी हैव ऑब्जर्विंग माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द चीक सेल्स. मतलब जो चीक सेल्स होते हैं उसमें से थोड़ा स्काल्पेल से थोड़े सेल्स निकाल के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो. पर माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए पर्टिकुलर स्टेन यूज होता है. जैसे कि आपने ग्राम स्टेनिंग में अलग अलग स्टेन्स के बारे में पढ़ा होगा, लाइक आयोडीन यूज होता है, राइट, तो क्रिस्टल वायलेट यूज होता है. तो वैसे ही स्टेन में से एक स्टेन है जिसे कहते हैं जेनस ग्रीन, और ये जेनस ग्रीन यूज करने पर ही माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी ऑब्जर्व. So observing mitochondria, you will have to use a very specialized stain which is known as Janus green. If we talk about the presence of mitochondria, so mitochondria are absent in prokaryotes and anaerobic eukaryotes.
माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल्स में नहीं होता? तो सबसे पहली चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये तो हमें पता ही है बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो हैं दे लैक एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। एनएरोबिक यूकैरियोट्स में भी नहीं होता, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वैसे सेल्स के पास, वैसे यूकैरियोटिक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया विल बी ऑल्सो एब्सेंट इन आरबीसीज, मतलब आरबीसीज में कैसा है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है बट आफ्टर सर्टेन स्टेज ये माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव हो जाता है फ्रॉम द RBCs. So when a newly formed RBC will have mitochondria, but once it's get functional, फिर उसमें mitochondria present नहीं होता, तो absent even in the RBCs. तो बाकी सारे cells जो हैं eukaryotic cells उसमें mitochondria present होता है। Mitochondria are less in number in a dormant seed and more in germinating seed. डॉर्मेंट सीड मतलब क्या? जो सीड अभी ग्रो नहीं होने वाला, द सीड विच हैज नॉट गॉट सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन सो दैट इट कैन ग्रो, ऐसे सीड्स जो होते हैं उन्हें डॉर्मेंट सीड्स कहते हैं। वो सॉइल के अंदर तो होते हैं पर वो जर्मिनेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, मे बी एनवायरमेंट और मे बी लैक ऑफ वाटर या ऐसे। तो डॉर्मेंट सीड्स जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही कम होता है, जबकि जर्मिनेटिंग सीड्स मतलब जो रैपिडली ग्रो हो रहा है वैसे सीड्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। दैट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया depends upon activity of the cell. More is the activity of cell, more is the number of mitochondria. Less active a cell is, less is the number of mitochondria. As easy as that. जिस सेल की एक्टिविटी ज्यादा है, जैसे कि हमारी बॉडी में मसल सेल्स, तो मसल सेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली काम करेंगे बिकॉज दे हैव अ फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, तो मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा होगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सॉरी अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स में सीलिया होता है, सीलिया जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके सेल्स जो होते हैं उनमें सीलिएटेड सेल्स होते हैं, तो ये जो सीलिया प्रेजेंट है वैसे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑर्डर टू शो द मूवमेंट ऑफ द सबसेल्स। तो इसीलिए ऐसे भी सेल्स होते हैं विच हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। तो यहाँ पे मसल सेल्स have large number of mitochondria. अगर हम लोकेशन की बात करें तो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया विल बी randomly scattered in cytoplasm. अनस्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि अभी हमने बात की डॉर्मेंट सीड है, तो डॉर्मेंट सीड्स में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी उतनी होती नहीं है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट होगा इन द साइटोप्लाज्म। बट इफ इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल जिसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया are located at periphery.
अगर वो स्पेशलाइज्ड सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, पेरीफेरी में। सीलिया, फ्लैजेला है, मसल सेल्स है, इन्हें हम इंपॉर्टेंट मतलब स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनमें पेरिफेरल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शेप, साइज और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। So we have understood that mitochondria are known as the powerhouse of the cell, and we said that there will be important processes of aerobic respiration taking place in the mitochondria. Now we next talk about the shape and the size of mitochondria. The mitochondria will be having, if we talk about the shape is nearly cylindrical. So shape of mitochondria is going to be cylindrical, and if we talk about their sizes, size of mitochondria is slightly going to be variable. इसकी जो size होती है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में exactly same ही हो. Size of mitochondria is slightly variable and it is about 1 to 4.1 micrometer in its length, and if we talk about its diameter, it is 0.2 to 1 micrometer. मतलब लेंथ जो है that is 1 to 4.1 micrometer और diameter जो है that is 0.2 to 1 micrometer. If we talk about the chemical composition, माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन में देखने जाए तो मैक्सिमम जो होता है वो है प्रोटीन्स. अबाउट 60 to 70% तो क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटीन्स. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हो दो मेम्ब्रेन्स हैं और ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगी. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसीलिए इनमें प्रोटीन्स तो प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम. सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी लिपिड्स. तो लिपिड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नियरली 20 to 25% लिपिड्स होते हैं. इसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ आरएनए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड लास्टली देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द minerals. Minerals like calcium carbonate are also present in mitochondria. Mitochondria can temporarily store calcium also. If needed, it can store calcium also. तो यहाँ पे अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स हैं. क्यों प्रोटीन सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तो होंगे ही, प्लस there will be presence of large number of enzymes in mitochondria. वो सारे एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो सारे एंजाइम्स एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे ही एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में. और हमें पता है दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इसीलिए प्रोटीन्स का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है. फिर होते हैं लिपिड्स, फिर होते हैं आरएनए एंड डीएनए. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है. वो खुद ही रेप्लिकेट होके डबल हो सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है. एंड देयर इज एन अनयूजुअल फैक्ट ऑल्सो दैट यू इनहेरिट द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर. तो आपके जो जेनेटिक मेकअप है माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स. ओके, तो हम आगे अब बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की. यहाँ पे मिनरल्स मतलब सारे ही मिनरल्स नहीं होंगे. मिनरल्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कैल्शियम एज पर्टिकुलर. कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अल्ट्रा स्ट्रक्चर. Now if we talk about the ultra structure of mitochondria, we will observe that there are two envelopes, मतलब there are two membranes. दो मेम्ब्रेन्स दिख सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मतलब लाइसोसोम्स की हमने बात की थी तो वो कैसे थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एक ही सराउंडिंग मेम्ब्रेन थी. पर अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक नहीं होती, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो वन विल बी द आउटर मेम्ब्रेन
पहले हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, मतलब दो मेम्ब्रेन में एक आउटर है और एक इनर है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है स्मूथ एंड कंटेन्स स्पेशल proteins called porins which allow transport of several substances। मतलब कई सारे सॉल्यूट्स जो होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन में से, मतलब यहां से अंदर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो प्रोटीन्स है वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जिन्हें कहते हैं पोरिन्स। और ये पोरिन्स जो होते हैं वो इतने उनका ओपनिंग इतना ज्यादा होता है दैट इवन अ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल कैन एंटर इनटू इट। मतलब लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो पास थ्रू which membrane? outer membrane, and they can reach this space। मतलब ये जो बीच में जो जगह है वहां तक ये पहुंच सकते हैं। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में आपको याद रखना है दैट आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज पोरिन्स, and these porins will be allowing large sized macromolecules to enter in the mitochondria। फिर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो इनर मेम्ब्रेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब entry of ions cannot occur, entry of any large random macromolecule cannot occur। यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड चीजें होंगी, सिलेक्टेड सोल्यूट्स होंगे जो ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। आउटर मेम्ब्रेन को तो काफी मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकेंगे, इवन इफ इट इज अ लार्ज साइज प्रोटीन या लिपिड तो भी वो आउटर मेम्ब्रेन में से आ सकता है। पर इनर मेम्ब्रेन कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ एनी रैंडम मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अदर स्पेशल फीचर ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज इट हैज स्पेशलाइज्ड इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में अंदर की तरफ ये जो है वो फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इन्हें कहते हैं इनफोल्डिंग्स, क्योंकि वो अंदर की तरफ फोल्डेड है इसीलिए इसे कहा जाता है इनफोल्डिंग्स। और यही इनफोल्डिंग्स जो है दे आर नोन एज क्रिस्टे। दे आर नोन एज cristae। The infoldings present in the mitochondria of the inner membrane are known as the cristae। And what does the cristae do? It increases the surface area for the activity of the mitochondria। So for any of the function that is performed by mitochondria, ये cristae जो है वो अंदर की तरफ fold होके it is increasing the surface area and therefore more activities can occur within the mitochondria। अब ये जो cristae है, cristae, this cristae has a specialized, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, a specialized structure like this। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है एक स्ट्रक्चर, या यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली ये सारी ही जगह पे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे कहा जाता है F1 F0 particles or another name is oxysomes and the another name is elementary particles। तीन नाम है, ये क्या है? F1 F0 particles, एलिमेंटरी पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स, तीनों नाम इसी के हैं। और ये फंक्शन क्या करते हैं? दे फंक्शन एज एन एटीपेज एंजाइम विच हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस। विच हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस। मतलब एटीपी सिंथेसिस का काम जो है वो कहां पे होता है? इन द इनर मेम्ब्रेन
दैट इज इन द क्रिस्टे। क्रिस्टे जो है दैट इज द मेन साइट वेयर एटीपी प्रोडक्शन इज गोइंग टू अकर। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है इसमें ये जो रीजन है उसे हम कहेंगे बेस, बीच का पोर्शन है इसे हम कहेंगे स्टॉक, और ये पोर्शन को हम कहेंगे हेड। So each F1 F0 particle is having a base, stalk and a head part. तो ये एक्चुअली फंक्शन किसका कर रहा है? एंजाइम का काम कर रहा है, और ये एंजाइम क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन करता है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। वापिस एक बार सुन लीजिए, जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग सेवरल इनफोल्डिंग्स। Infoldings are known as cristae. Cristae has a presence of specialized enzymes. These specialized enzymes are known as oxysomes, elementary particles, F1, F0 particles. तीनों नाम इसी के लिए है, and they will be responsible for synthesis of ATP. इसके अलावा यहाँ पे आप डायग्राम में थोड़े और लेबलिंग्स देख सकते हो। मतलब ये तो हो गया क्या? outer membrane, inner membrane that is cristae, infoldings that is cristae. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, the space between these two is known as पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे उसे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसके अंदर ये जो बाकी की जो जगह बची, this whole place is known as the matrix. What it is called? Matrix. अंदर की पूरी जगह को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो है दैट इज द साइट विच इज फॉर प्रेजेंस ऑफ डीएनए, राइबोसोम्स, इवन आरएनए विल बी प्रेजेंट, एंड प्रोटीन्स और एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है दैट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स, and oxidative phosphorylation मतलब ATP synthesis takes place in the inner membrane. ATP synthesis takes place in the inner membrane and Krebs cycle के लिए जो भी enzymes चाहिए वो कहाँ पे present होंगे? मैट्रिक्स में। ये जो DNA होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। The DNA can be either circular or it can be even linear. And that is how this F1 F0 particles will be helping in the production of the ATP. And as they are involved in ATP synthesis, they are known to be the powerhouses of the cell. और अगेन मैं बोल रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। वो खुद से रेप्लिकेट हो सकता है क्योंकि उसमें खुद के प्रोटीन्स हैं, उसमें खुद का डीएनए है। इवन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इवन इन प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। ग्लूटामिक एसिड जैसे एमिनो एसिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया से बन सकते हैं। उसके अलावा एटीपी प्रोडक्शन तो उसका मेन फंक्शन है ही। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमने सारे फंक्शंस की बात की, ये भी किसके रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर याद रखना है, डायमेंशंस याद रखना है, और ये जो पोर्शन है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। देखना यहाँ पे सिस्टरने ना हो जाए, क्योंकि गोल्गी और ईआर में हमने टर्म पढ़ा था सिस्टरने, whereas here the word used is क्रिस्टे। ठीक है, तो क्रिस्टे जो है उसमें क्या है? एंजाइम्स लोकेटेड है। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, पर हम यहाँ पे एक ही एंजाइम की बात कर रहे हैं जो क्या है? ऑक्सीजोम्स। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। In the next lecture, we will start with the another organelle that is plastids.